टू रिमूव ईवल। हमारी ड्यूटी है कि हम ईवल को रिमूव करेंगे। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रामा को और स्टेज कहते हैं, ये स्टेज जितने भी स्टेज के लोग होते हैं ये क्या होते हैं, ये पैरोकार होते हैं, किन के फॉलोअर होते हैं, बादशाहों के फॉलोअर होते हैं, किंग और क्वींस के फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, ये ट्रू सन ऑफ गॉड के फॉलोअर, ये ट्रू सन ऑफ गॉड नहीं है। तो हम जो हैं ट्रू हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रिलीजियस पोइट्री को ही लागू करेंगे। तो प्योरिटन ने एक तो सप्रेस करना शुरू कर दिया, एक उनके ऊपर इतनी पाबंदियाँ शुरू कर दी, उनके ऊपर लिमिट्स जो हैं वो लगा दी, और ये सारी लिमिट्स चेक एंड बैलेंस जो है वो इंग्लैंड के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। और फिर वो चार्ल्स टू को बुलाते हैं। चार्ल्स टू फ्रांस से अपनी आर्मी को तलाश करता है, इधर से इंग्लैंड के लोग रेडी होते हैं, ये सारे फिर मिल के इनके ऊपर हमला करते हैं। ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो चुकी है उस वक्त, और वो प्योरिटन वीक हो चुके हैं, और अल्टीमेटली प्योरिटन के ऊपर ये काबू पा लेते हैं। और उसके बाद रिस्टोरेशन वो एज का आगाज़ होता है, उसको कहते हैं रिस्टोरेशन एज, जिसको चार्ल्स टू की एज भी कहा जाता है, रिस्टोरेशन एज भी कहा जाता है। अब चार्ल्स टू आ गया, चार्ल्स टू ड्रामा खोल देगा, स्टेज खोल देगा, लिटरेचर में वर्क करेगा, लोगों की मानेगा, प्योरिटन के साथ आम माफ़ी का ऐलान कर देगा, पहले उनको सजाएं देगा, मिल्टन भी इसमें शामिल होगा, फिर वो आम माफ़ी देकर उन सारे प्योरिटन को भी अपने पीछे लगाएगा। ये जो एज है, चार्ल्स टू ने बहुत सारे अच्छे काम किए कि चार्ल्स टू ने क्या किया, एक तो प्योरिटन से बदला भी ले लिया, फिर अल्टीमेटली आम माफ़ी देके, क्योंकि प्योरिटन जो प्रोटेस्टेंट हैं वो बहुत ज़्यादा है इंग्लैंड के अंदर। तो उसने कहा कि बीइंग अ प्योरिटन, इनके साथ अगर मैंने रहना है तो प्योरिटन के साथ बना के रखनी पड़ेगी। तो इसलिए वो प्योरिटन को फिर आम माफ़ी देकर उनको भी साथ मिला लेता है। बात समझ आ गई। ये ड्रामा जो है, अभी हम बात कर रहे हैं प्योरिटन एज की, जिसमें ड्रामा बंद हो चुका है, सिर्फ पोइट्री पे वर्क हो रहा है। उसमें रॉबर्ट हैरिक जो है, बड़ा अच्छा नाम था, एंड्रयू मार्वल और जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशा और जॉन डेवीज, हेनरी वॉगन्स एंड थॉमस ट्रैगन्स। तो ये सारे नाम जो हैं उस वक्त मौजूद थे पोइट्री के अंदर भी। और उसके अलावा ये मिल्टन की एज को 4 एजेस में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको ज़रा देख लें। जॉन मिल्टन जो है 1608 से 1774 में उसकी डेथ होती है, और यही सेकंड एडिशन उसका पैराडाइज दोबारा पब्लिश करने का यानी जो उसके आखिरी दिन थे उसमें दूसरा जो एडिशन पब्लिश हुआ था। 2 एडिशन उसके निकले थे, एक पहले एक सेकंड। अब मिल्टन की एज को 4 जो अदवार में शामिल किया गया है, यानी 4 अदवार में इसको बांटा गया है, उसके 4 फेजेस हैं। पहली एज जो है उसकी कॉलेज की लाइफ है। कॉलेज की लाइफ में उसने क्या किया है वो कुछ देखते हैं। कॉलेज की लाइफ में ही यूज टू राइट द वर्क इन लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन और ग्रीक में ये एक्सपेरिमेंट किया करता था। इसकी मदर जो है वो उसने उसको लैटिन, ग्रीक और इस तरह की, और बाइबल, इस तरह की एजुकेशन जो है काफ़ी अच्छी दिलवाई थी। दूसरा, 1629 में ही रोट हिज पोइम। 1629 में इसने एक पहली पोइम लिखी थी, और उस पोइम का नाम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी। इसको नोट कर लें। उसने पहली पोइम जो लिखी थी वो 1629 में लिखी थी। काइंडली अब माइक को जो है वो ऑफ कर दें, मुझे हर वक्त कहना ना पड़े। 1629 ही रोट फर्स्ट पोइम, यानी 1629 में उसने पहली पोइम लिखी थी, और जब उसने ये पोइम लिखी थी तो वो 21 साल का था। 21 साल की एज में उसने एक पोइम लिखी थी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी। उसमें उसने क्राइस्ट को डिस्कस किया था, उसकी नेटिविटी को डिस्कस किया था, क्राइस्ट के बारे में बताया था। इन कॉलेज डे पीपल यूज टू कॉल हिम लेडी ऑफ द क्राइस्ट। ये मैंने इसके बारे में पढ़ा है, और बताते हैं कि राइटर लिखते हैं कि उसे लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। वो क्राइस्ट से बहुत इन्फ्लुएंस था, तो वो ऐसे लंबे लंबे बाल रखता था। तो ये उसकी कॉलेज की लाइफ है। उसके बाद हॉटन लाइफ है। हॉटन लाइफ का मतलब होता है जो बाहर लाइफ गुजारी जाती है। आई थॉट, अब यहाँ ये लाइफ उसकी, ये पीरियड उसका वो है जिसमें उसने मुख्तलिफ ट्रैवल्स किए हैं, यानी वो लंदन गया है, वो इटली गया, वो पेरिस गया, वो रोम गया, उसने ये सारे यूरोप के इलाके जो हैं विज़िट किए हैं। जब ये विज़िट पे था तो इससे पता चलता है कि इसके कंट्री के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। तो 39 को 1639 को ये फैसला करता है, जब ये ट्रैवल सारे ये कर रहा होता है, तो ये यूरोप के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है। इसने फैसला किया कि मेरा कंट्री अपना जो है वो कोशिश कर रहा है लिबर्टी के लिए, और मैं यहाँ फिर रहा हूँ, तो मैं भी प्योरिटन के साथ उनको ज्वाइन करूँगा। वो कहता है ना, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, आवर अनकंकरेबल विल द स्टडी ऑफ रिवेंज एंड मॉर्टल हेट, व्हाट एल्स शुड नॉट बी ओवरकम। सो ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट किंग ऑफ दैट टाइम। चार्ल्स टू हैज़ कम बैक
back and monarchy has been installed in the country, and once again all the monarchy has been installed and the Puritans they've been locked down, और जितने भी प्योरिटन हैं उनको लॉकडाउन कर दिया गया, उनको पकड़ लिया गया, उनको कैप्चर कर लिया गया, उसमें मिल्टन जो है वो भी छुप रहा है, तो उसमें फिर वो वाजे तो नहीं कर सकता, लेकिन इम्प्लीसिट फॉर्म में कहता है वट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट आवर अनकंकरेबल विल द स्टडी ऑफ रिवेंज एंड मॉर्टल हेट वट एल्स शुड नॉट बी ओवरकम। वो कहता है टू रीन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल्थ। तो ये सारी बातें वो इसलिए कर रहा होता है, कहता है इट्स द माइंड इन दिस प्लेस कैन मेक हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। O pit of the hell, receive thy new possessor, one who has brought mind never to be changed by place or time. These are the political speeches. ये political speeches तो हैं, तो ये किसके लिए करता है? वो असल में चार्ल्स टू को कह रहा होता है जो वापस आ गया है। I thought it is a base to be travelling for my amusement abroad while my fellow citizens were fighting for the liberty at the home। यानी उस वक्त एक सिविल वार चल रही थी, लोग जो हैं वो लड़ रहे थे लिबर्टी हासिल करने के लिए, तो उसने कहा कि मैं यहाँ फिरता रहूँ ये अच्छा नहीं है, तो फिर ये भी वापस आता है, तो ये भी उन प्योरिटन को ज्वाइन करता है। प्रोज में वर्क हुआ है, इसने बहुत सारे पम्फलेट जो हैं प्रोज में लिखे हैं। इसने एक लिखा है ऑफ क्राइस्ट डॉक्ट्राइन लिखा, प्रोज में इसने 1642 में ही रोड द कंट्रोवर्शियल पम्फलेट, इसने एक ना कंट्रोवर्शियल पम्फलेट लिखा था, और ये 1644 में इसने लिखा ही रोड द पम्फलेट अगेंस्ट द पार्लियामेंट एंड डिमांडेड फ्रीडम फॉर द राइटर। पहले ये एक पम्फलेट लिखता है तो एक बुक लिखता है ऑफ क्राइस्ट डॉक्ट्राइन इस तरह का, तो फिर इसने लिखा एरियोपेगिटा जो है इसने 1644 में लिखा। जैसे इसने एरियोपेगिटा लिखा, एरियोपेजिटा इसने लिखा, तो इस एरियोपेजिटिका में इसने जैसे ही लिखा तो इसमें इसका मतलब ये है कि फ्रीडम फॉर द राइटर, इसमें ये डिमांड करता है पार्लियामेंट से कि हम राइटर को थोड़ी सी फ्रीडम होनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं प्योरिटन के, ये क्या डिमांड कर रहा है। प्योरिटन जो है इस चीज़ों को लाइक नहीं करते थे, यानी ये जो इस तरह के कंट्रोवर्शियल चीज़ें करता था। तो फिर उसमें इसके अंदर इस एरियोपेजिटिका में के अंदर ये कहता है 1644 में कहता है द ही हु किल्स अ गुड बुक्स किल रीजन इटसेल्फ किल द इमेज ऑफ द गॉड। वो इंसान जो अच्छी किताबों को किल करता है वो रीज़न को किल करता है और गॉड ऑफ इमेज को किल करता है, यानी आज़ादी होनी चाहिए, किताबें लिखी जाएं, तो ये इस तरह की बातें करता है। पैराडाइज लॉस्ट जो है इसने 1667 में पब्लिश करवाई पहली, और पैराडाइज लॉस्ट एक वो पब्लिश करवाता है 1674 में, रिवाइज्ड वर्जन उसका निकालता है। पहली में यानी जो बुक्स होती हैं वो कम होती हैं, दूसरी में ये ज़्यादा बुक्स शामिल करता है। तो टोटल जो पैराडाइज किसी भी एक एपिक की जो बुक्स होती हैं वो 10 to 12 या 14 इस साइड इस यानी साइज़ उनका होता है, यानी इस तरह वर्जन में वो आती हैं। तकरीबन वो 16, 12, 14 इस रेंज में बुक्स होंगी। एक पोइम का क्या होता है, एपिक पोइम क्या होनी चाहिए, एक लॉन्ग नैरेटिव होनी चाहिए, एक लंबी पोइम होती है। एपिक प्लस ब्लैंक वर्स। और पैराडाइज लॉस्ट जो है 1671 में उसने फिर पब्लिश की थी। पैराडाइज रीगेन्ड इसने एक पब्लिश की थी पहले, यानी ये इसी का सीक्वल था। यानी पैराडाइज पहले इसने लिखी पैराडाइज लॉस्ट 1667 में, फिर उसने पैराडाइज रीगेन्ड लिखी 1671 में। तो फाइनल वर्जन जो है इसका वो निकालता है उसकी जिस साल में उसकी डेथ होती है 1674 में, ठीक है। तो ये इसने एपिक लिखी है, ये प्रोमिनेंट एपिक थी। और जो इसकी पैराडाइज लॉस्ट है वो इसके गिर्द घूमती है कि उसमें करैक्टर हैं लाइक गॉड है, ठीक है, ईव है, एडम है, और क्राइस्ट है, और सैटर्न है। इसके ऊपर मैंने एक बड़ी लंबी वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट, मैं इंशाल्लाह ताला वो भी इसी लिंक के साथ ही उसको भी शेयर करूँगा, वो भी आपने सुननी है अच्छी तरह से। अब इसमें ज़रा स्टोरी ये है कि गॉड है, गॉड ने यानी बाइबल के मुताबिक बात कर रहा हूँ, गॉड ने एक अपना सन ऑफ गॉड बनाया। पहली तो बात यह है कि मेरा इसके ऊपर बिलीव नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी का बिलीव है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। कहते हैं जी बाइबल के अंदर लिखा है कि गॉड ने अपना एक सन ऑफ गॉड बनाया, जिससे शैतान जो है इसको बहुत बुरा लगा। जो हम जो मौजूद हैं तो इसे क्यों बनाया सेकंड, यानी सेकंड कमांड बनाई। तो ये क्या करते हैं, ये बगावत कर देते हैं गॉड के ख़िलाफ़, रिवोल्ट कर देते हैं, और उससे गॉड जो है इनको बुरी तरह शिकस्त देता है और ये जहन्नम में बैठे हुए हैं, ठीक है, जहन्नम में इनको धकेल देता है गॉड।
अब जहन्नम के अंदर बैठ के हेल के अंदर बैठ के ये मशवरा कर रहा है अपने दोस्त बील्ज़बब से, सेकंड को, जो इसका आगे सेकंड कमान, ये पहले फरिश्ता ही होता था सेकंड। ये बील्ज़बब के साथ मशवरा कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। वो कहता है कि जो गॉड ने अपनी क्रिएशन की है, चले हम उसको बहकाते हैं। अब ये इसके गार्ड होते हैं जहन्नम के, एक सिन और डेथ। अब हेल से बाहर निकलने के लिए सिन और डेथ जो हैं इसके लिए रास्ता बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से निकल के हेल से ये दरवाजे तक आता है, वहाँ पे गार्ड हैं, सिन और डेथ ये दोनों गार्ड हैं, ये सीधा दुनिया तक यानी पैराडाइज तक इसका रास्ता बना देते हैं। और ये यहाँ से ट्रैवल करता है, यहाँ आता है, ये डिस्गाइज फार्म में पहले स्नेक की फार्म में दाखिल होता है और फिर इसको वहाँ से फरिश्ते मार भगाते हैं, ये फिर वापस आ जाता है। ये फिर एक दिन ऐसे दाखिल हो जाता है जन्नत के अंदर, तो वहाँ पे ये ईव को देखता है, पैराडाइज को देखता है, तो ये बड़ा हसद महसूस करता है। ये ईव को कहता है कि ये जो फॉरबिडन फ्रूट है तुम इसको खा लो, जैसे तुम खाओगी तो तुम गॉडेस बन जाओगे।